तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्राइम व्यस्त होंगे। तो फाइनली आप लोग का आकांक्षा 40 का एग्जाम हो गया है और मैं बहुत ही खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन आप लोग करवाया था, सारा क्वेश्चन आप लोग को उस तरह से रिपीट हुआ है। तो अभी इस वीडियो पर मैं आप लोग को फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का आंसर की देने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ्स का, मेंटल एबिलिटी का एंड बायोलॉजी का भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आई होप आप लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो एकदम फोड़ दिए होंगे। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिखाऊंगा। सारा क्वेश्चन जो मैंने करवाया बिल्कुल हुबहू आप मिला सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि 97-98% क्वेश्चन तो हुबहू मैच हुआ है। 2% आप समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा आया हुआ है, लेकिन 98% आपको मैच हुआ है। मतलब जो मैंने करवाया, यदि आप अच्छी तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलाकर 80 क्वेश्चन में आप कम से कम तो आराम से 70 प्लस ला सकते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए फिजिक्स का। एंड मैं बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पर भी अब जुड़ गया हूं। यदि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम है NITN कृष्णा 01। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जाए किसी गोल दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात। देखिए मैंने बताया था F=R/2 होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फोकस दूरी, तो यानी F/R का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये तो हमारा 2 हो जाएगा ना, सॉरी 1/2 हो जाएगा। F/R क्या हो जाएगा? 1/2 यानी 1:2। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। फटाफट से मैं करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है किसी वस्तु को अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, मतलब इसका एफ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर है ना, एंड 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। जो वस्तु है इसको 30 सेंटीमीटर, मतलब कि ये क्या हुआ, ये सी पर रखा गया ना। मान लीजिए ये हमारा कोई अवतल दर्पण हुआ, तो इसको वस्तु कहाँ रखा गया? ये हमारा एफ हुआ, ये जो कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसको यहाँ पर रखा गया सी पर। समझ रहे हैं, सी पर रखा गया वस्तु को। 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? इसका डबल। ये यही तो वक्रता त्रिज्या होता है ना, ये आर होता है और ये हमारा एफ होता है। तो एफ के डबल यानी वक्रता त्रिज्या पर रखा गया, मतलब सी पर रखा गया वस्तु को। यदि सी पर रखा गया तो जाहिर सी बात है ये सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। और सेम साइज का बनता है, मतलब क्या दिख रहा है आप लोगों को? कौन सा ऑप्शन होगा? वास्तविक बनेगा और एक ही प्रकार का, सेम साइज का है, रियल एंड सेम साइज। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन जो कि मैंने करवाया हुआ इस टाइप का सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए किसी उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से भरा। देखिए उत्तल लेंस है, और मैंने आप लोगों को बताया होता है, चिक चिक कर आप लोग बताए थे कि उत्तल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों का क्या है आप लोग का मैच होता है। उसका जो गुणधर्म है वो प्रॉपर्टी जो मैच करता है। तो ठीक है, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो यहाँ पर देखिए आभासी, सीधा और बीम से भरा है, तो वस्तु की स्थिति अवश्य होगी। एक ही कंडीशन पर ऐसा बनता है। किस कंडीशन में बनता है? जब वस्तु को हम लोग फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं, मतलब कि ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है? किसी अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सर्वदा होता है। देखिए अवतल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों का क्या होता है? सेम प्रॉपर्टी फॉलो होता है। तो अवतल लेंस में क्या होगा? आपका जो छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा और आभासी बनेगा, तो यानी आभासी तथा छोटा किसमें? ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए एक बीम को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें एफ दिया हुआ 10 और उसके डबल डिस्टेंस पर रखा गया, मतलब कि 2f1 पर इसको रखा गया है ना। 2f1 आप जानते हैं, 2f1 पर जब रखते हैं तो वस्तु कहाँ बनता है? 2f2 पर बनता है। तो ये 20 सेंटीमीटर यानी 2f1 पर रखा गया है और सेम साइज का बनेगा आपको। और कौन सा दर्पण है आपका? उत्तल लेंस, सॉरी लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाएगा आपका? उत्तल लेंस आपका जो है ऑप्शन 2 वास्तविक बनाएगा और एक ही प्रकार का, मतलब सेम साइज का बनाएगा। आपको पता है 2f1 पर रखते हैं तो 2f2 पर सेम साइज का बनता है और वास्तविक बनता है, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, रियल एंड सेम साइज। देखिए बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन था ये, इस तरह से एक था ना। ये देखिए, ये जो दर्पण वाला एक पूछा गया था, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में एक दर्पण वाला पूछ लिया गया था और एक आपका लेंस वाला पूछ लिया गया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आराम से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कभी कभी वृद्धावस्था में लोगों को क्रिस्टल आंख का लेंस अस्पष्ट तथा धुंधला हो जाता है। इस दशा को क्या कहते हैं? इसको मोतियाबिंद कहते हैं। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा मानव के दो नेत्रों द्वारा क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? यदि एक अंक का पूछता तो 150 डिग्री लगाते हैं, यदि दो अंक का पूछा गया मतलब 180 डिग्री। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आंसर की दे रहा हूं तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फटाफट से आप लोग आंसर की दे दो, तो आप लोग मिला लीजिए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, और मुझे बताइए कमेंट में कि आप लोग का इस चैनल ने किस तरह से हेल्प किया, कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है। बाकी मैथ्स का, मेंटल एबिलिटी और बायोलॉजी का भी बहुत जल्द देने वाला आंसर की। तो आंख में प्रवेश करता हुआ प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियमित नियंत्रित होती है? पुतली के द्वारा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए किसी आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन डैश की क्रिया द्वारा होती है? तो ये पक्षमापी पेशी द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा 9 का। 10 का देखते हैं। 10 में क्या कहा जा रहा है? जब किसी प्रकाश की किरण एक प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, मतलब कि वो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है
निम्न में कौन सही है, इसमें आप लोगों को बताया था, आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से आप लिखिएगा W इज इक्वल टू वी क्यू, मतलब कि एक जूल क्या हो जाएगा, एक जूल इक्वल टू एक वोल्ट इंटू एक कूलम, इस तरह से होगा, एक जूल इक्वल टू एक वोल्ट इंटू एक कूलम, यानी ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा 11 का। 12 की ओर चलते, 12 में कहा जा रहा है, देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था कि इस तरह से दो दो यदि प्रतिरोध समांतर यानी पैरेलल में रहेगा, तो मैंने डायरेक्ट बताया था ना कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब ऑप्शन 4 जो है 12 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, जब आई एम्पीयर की धारा किसी आर ओम प्रतिरोध के आर पर टी सेकंड के लिए चलाई जाती है तब उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। तो ऊष्मा का फॉर्मूला बताया था, जब पावर का फॉर्मूला बता रहा था तो मैंने बताया था तीन पावर का फॉर्मूला, और बताया तो उन तीनों में यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हीट का फॉर्मूला हो जाएगा, उष्मा का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें से एक आपका ये फॉर्मूला मैंने बताया था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल। यहाँ पर देखिएगा एसआई यूनिट, क्योंकि देखिए आई जो है एसआई यूनिट में था एम्पियर में, आर भी ओम में था एसआई यूनिट में, टी भी सेकंड में मतलब एसआई यूनिट में है, तो एच भी हमारा एसआई यूनिट यानी जूल बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी इसमें कैलोरी है तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये सारा क्वेश्चन करवाया हुआ हूँ, आप लोग को मजा आ रहा होगा कि हाँ एग्जाम देकर मजा आ गया। तो आप लोग बताइए कितना सही हुआ। प्रतिरोधकता की SI मात्रा क्या, ओम मीटर, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या जरा घरेलू विद्युत उपकरणों को एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़ते, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा 15 का। 16 की ओर चलते, 16 का भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होगी, तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। 17 की ओर चलते हैं, किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर यह है कि, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। एसी जनित में असरफी वलय होता है जबकि डीसी जनित में अधिक परिवर्तक होता है, तो 17 का 4 सही जवाब होगा। 18 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा विद्युत फ्यूज तथा स्विचों को संयोजित किया जाना चाहिए, तो ये लाइव वायर के साथ, मतलब कि विद्युतमय तार के साथ, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा 18 का। चलिए 19 की ओर चलते हैं, 19 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 19 में कहा जा रहा है, जब दो आवेशित वस्तुओं को संयोजित किया जाता है तब उनके बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके, मतलब कि नो करंट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड इफ दे हैव सेम पोटेंशियल, यदि सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा 19 का। चलिए 20 की ओर चलते, 20 में क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक पावर इज एक्सप्रेस्ड बाय, देखिए पावर वाला मैंने बताया था तीन फॉर्मूला, P इक्वल टू वी आई, फिर ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, तो एक बार V इक्वल टू आई आर, V की जगह आई आर पुट कीजिएगा तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, एक बार आई की जगह आप क्या कीजिएगा V बाई आर पुट कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूला पावर का होता है, तो बोला जाए विद्युत शक्ति व्यक्त की जाती है, इलेक्ट्रिक पावर इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो P इक्वल टू वी आई से ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा 20 का। 21 को चलते, देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आया हुआ आपका, प्रतिरोध आर के तार के 5 टुकड़ों में बराबर भागों में बांटा गया, मतलब R बाय 5 हो जाएगा एक टुकड़ा का भाग, ठीक है। और इसको मैंने स्मॉल r मान के आपको बनाया था, जो कि इनको फिर समांतर क्रम में संयोजित किया गया, तो स्मॉल r बाई 5 हो जाएगा, और स्मॉल r की जगह मुझे R बाई 5 लिखना, तो R बाई 25 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू दिया हुआ R डैश, इसी को R डैश कहा गया है, तो R बाई R डैश का वैल्यू पूछा जा रहा था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ R बाई R डैश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कीजिए R बाई आर डैश, तो आपका क्या आया होगा, R की जगह R पुट करना, R डैश की जगह R बाई 25, मतलब कि ये 25 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा 25:1 हो जाएगा, मतलब 25 किसमें, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। 22 के ओर चलते, 22 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो मैंने बताया ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम पूछा गया, मैंने तीन फॉर्मूला बताया था जिसमें ये था ये था ये था, लेकिन ये नहीं था, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा 22 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग बताया हुआ है, H1 बाई H2 का रेशियो जब मैंने लिया था तो 1:4 आया था इसका आंसर, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। आप इसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, यदि 5 साल वाला क्वेश्चन देखे होंगे जब मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग 12,000-13,000 स्टूडेंट देख चुके हैं उस वीडियो को, तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो आंसर भी याद होगा तो आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी तार की लंबाई तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए, मतलब दोनों को दुगुना कर रहा, लंबाई को भी दुगुना कर दिया जाए, लंबाई जैसे पहले L था तो अब L डैश हो गया, जो कि 2L हो गया, और पहले एरिया A था तो अब 2A हो गया, ठीक है, तो दोनों को कर दिया गया डबल। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, L बाई ए होता है ना, R इक्वल टू होता है ना रो एल बाई ए, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए होगा, ठीक है। तो मान लीजिए R डैश बाई R निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, R डैश की जगह लिखना होगा, देखिए एल डैश बाई ए डैश, और यहाँ पर आर की जगह क्या लिखना होगा, एल आर की जगह आपको लिखना होगा, यहाँ पर एल आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल डैश की जगह क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, और ए डैश की जगह क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एल कैंसिल हो गया, सॉरी हाँ ये एल कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, मतलब R डैश बाय R का वैल्यू हो गया 1, यानी R डैश इक्वल टू R हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना पहले आपका रेजिस्टेंस था उतना ही बाद में भी रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब कि अपरिवर्तित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन 4, 24 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कहा जा रहा है, 1 एम्पियर बराबर है, आप लोगों को बताया था Q इज इक्वल टू आई टी होता है। यहाँ से आप आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी, मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो किसमें है 1 कूलम पर 1 सेकेंड, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या कहा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑस्ट्रेट। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, तो इसका विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक धनात्मक आवेशित कण अल्फा कण को पश्चिम की ओर विक्षेपित करने पर किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इसका आंसर होगा, आप देखिए यदि अल्फा कण इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो हमारा इधर ही करंट भी जाएगा, करंट भी फ्लो करेगा, और इसके नॉर्थ में क्या हो जाएगा, नॉर्थ में ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, राइट हैंड थंब रूल से आपका ऊपर में जो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। अच्छा, इधर फोर्स हो जाएगा, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर, मतलब क्या है, ऑप्शन 4 यानी ऊपरी मुखी। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, घरेलू परिपथ में हरा प्लास्टिक आच्छाद वाला तार क्या होता है, तो ये आपका भूसंपर्क तार होता है, मतलब अर्थ वायर। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा 31 का। 32 की ओर चलते हैं। 32 में कहा जा रहा है किसी परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कहलाता है, तो ये धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा जा रहा है किसी परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर को संयोजित किया जाता है, ये श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निर्गत होती है, आप जानते हैं नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, और तथा किस ध्रुव पर विलीन हो जाती है, तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। 35 की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है किसी विद्युत स्त्री को जब 220 वोल्ट मतलब V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया हुआ है, I इक्वल टू दिया हुआ 4 एम्पियर, और पूछा जा रहा है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर पढ़े हैं, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 55 ओम आ जाएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, तो इसमें कहा जा रहा है यूनिट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, 36 का आंसर आपका हो जाएगा वोल्ट, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कहा जा रहा है कोई धारावाही कुंडल डैश जैसा व्यवहार करता है, तो ये चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है किसी चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उत्तम पदार्थ क्या है, तो ये नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से संबंधित नहीं है, तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो संबंधित है, धारा भी संबंधित है, बल भी संबंधित, प्रतिरोध इसका सही जवाब होगा, रेजिस्टेंस, ऑप्शन 1 जो है 39 का सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं फिजिक्स का, तो ये हमारा फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, दायां हस्त अंगूठा नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो ये मैक्सवेल का क्वार्क स्क्रू नियम, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। तो आप बताएगा फिजिक्स में आपका 40 में 40 कितना स्टूडेंट का आया या फिर कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो वो आप कमेंट बता दीजिएगा। मेरे चैनल ने किस तरह हेल्प किया वो भी बताएगा, फिजिक्स आपको मजा आया कि नहीं और कितना सही हुआ वो आप मुझे कमेंट बताइएगा। अब केमिस्ट्री को चलते हैं। केमिस्ट्री आपका 41 से 80 तक था, तो देखिए देखते हैं केमिस्ट्री, ये सारा क्वेश्चन आपको करवाया गया है, आप देखकर आपको लग रहा होगा केमिस्ट्री में भी मैंने 5 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया, तो सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो Fe2O3 प्लस 2Al और बना रहा है Al2O3, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहा जा रहा है समीकरण जो दिया हुआ उसमें उपचयित पदार्थ कौन है, तो इसका आंसर कॉपर होगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना है, ये हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन 7 से कम पीएच देगा, तो जो अम्ल होगा यानी कि एसिड होगा, तो एसिड कौन है यहाँ पर, जठर रस, जिसका पीएच लगभग 2.3 के आसपास रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें बेमेल ऑक्साइड को चुनिए, निकालिए, तो जो आपका सबसे अलग है उसको निकालना है, तो देखिए ये हमारा एसिडिक सॉरी ये हमारा मेटल ऑक्साइड है, ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड, समझ रहे हैं ना, ये तीनों मेटल ऑक्साइड लेकिन ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो हमारा यही सबसे अलग है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। 46 का आंसर देखते हैं, अम्ल वर्षा का पीएच मैंने बताया था जब 5.6 से कम हो जाता है, यानी ऑप्शन 3 सही जवाब होगा।
धातु के इनेबल मैंने बताया था कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो इसका आंसर क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन नहीं। उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने बताया जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे का प्रभाव समाप्त करके उदासीन और आपका जो है उदासीन लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, ठीक है। तो उदासीनीकरण को अभिक्रिया कौन नहीं है ये पूछा जा रहा, तो ये तो है, ये भी आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बेकिंग सोडा, क्वेश्चन नंबर 49, बेकिंग सोडा का उत्पादन में प्रयोग होता है तो NaCl यानी साधारण नमक आप जिसको बोलते हैं वो प्रयोग होता है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कहा जा रहा है कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, इस विलियन में क्या उपस्थित है, तो इस विलियन में हमारा HCl यानी ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, वैधर्मी ऑक्साइड, आप जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसको बोला जाता है, जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके उदासीन मतलब लवण तथा आपका जल बनाता है, तो ये इसको वैधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो जो यहाँ पे Al2O3 और ZnO होता है वो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। मैंने सक्रियता श्रेणी बार बार चिक चिक कर आपको बोला था, सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, तो कौन अभिक्रिया नहीं करेगा बताइए, धातु जल के साथ कौन अभिक्रिया, जल में आपका H2O होता है, मतलब कि जो हाइड्रोजन से नीचे आपका अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आप देखे होंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन से नीचे कौन है, मैंने बताया था, एक ट्रिक भी बताया था, कृष्णा को मांगवाल जाने पे पैसा भी है, क्योंकि कृष्णा को मांगवाल जाने पे पैसा भी है क्योंकि Hg आज आएगी। ये सब जो है हाइड्रोजन से नीचे था, ये सब हाइड्रोजन से नीचे था, मतलब ये सब क्या है, ये H2O के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो देखिए तांबा है, तांबा भी तो यहाँ पर कॉपर मतलब, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे है, सिल्वर भी हाइड्रोजन से नीचे है, सोना भी हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब कि ये इनमें सभी सही जवाब होगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये तीनों जो है ना, ये तीनों हमारा जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है, और यही पूछा जा रहा है, बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, तो ये तीनों सही जवाब होगा, मतलब कि ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहा जाए निम्न में कौन एक धातु तथा एक तरल भी है, मतलब एक धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है, तो वो ब्रोमीन पाया जाता है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कहा जा रहा है अभिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो देखिए अभिक्रियाशीलता के अनुसार बोला गया तो तीन तीन भागों में बांटा गया है, एक आपका जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, एक जो मॉडरेट है और एक जो लिस्ट है, तो मतलब 3 भागों में, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें क्या कहा जा रहा है, सीनाबार अयस्क है तो ये मरकरी का पारद, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 के चलते, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एक्वारेजिया, बार बार मैं बताता था एक्वारेजिया से क्वेश्चन आएगा। एक्वारेजिया एक ताजा रूप से प्रस्तुत विलयन है जिसमें सांद्र HCl, मैंने बताया था HCl रहता है एक्वारेजिया में, और HNO3, और इसका रेशियो भी मैंने बार बार आप लोगों को चेक कर बताया था कि 3:1 के रेशियो में होता है, तो 3:1 किसमें, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा 56 का, ठीक है। 57 की ओर चलते हैं, एनोडीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें डैश की मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, तो एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 58, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए निम्न में कौन आयनिक यौगिक नहीं, आयनिक यौगिक का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एक आपका रहना चाहिए मेटल, एक नॉन मेटल, तो इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है, ये नॉन मेटल मतलब ये आयनिक यौगिक है, इसमें भी एक मेटल एक नॉन मेटल है, ये भी आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है, लेकिन ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा आयनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं दोनों जो है वो दोनों आपका नॉन मेटल है, ठीक है, इसलिए ये आयनिक यौगिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, कॉपर तनु डैश के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो कॉपर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें क्या कहा जाए, डैश के विभिन्न रूप चूना पत्थर चाक तथा संगमरमर है, मैंने चिक चिक कर बताया था कि आपको चूना पत्थर का फॉर्मूला पूछा जाए, चौक का फॉर्मूला पूछा जाए, या संगमरमर का, तीनों का फॉर्मूला मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये तीनों क्या कैल्शियम कार्बोनेट का ही विभिन्न रूप है, तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या कहा जा रहा है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से एल्कीन है, देखिए एल्कीन का फॉर्मूला बताया था, एल्केन का फॉर्मूला बताया था, सारा कुछ बताया था, एन एल्कीन अमंग द फॉलोइंग, CnH2n होता है ना, CnH2n होता है एल्कीन का फॉर्मूला, तो CnH2n मतलब n की जगह 5 पुट कीजिए तो आपका C5H10 आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, एथेन का आणविक सूत्र, मैंने बार बार आपको बताया था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसका आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से होता है, आप गिन लीजिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, आप गिनेंगे तो 7 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा, तो 7 किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इसमें कहा जा रहा है ब्यूटेनॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो ब्यूटेनॉन मतलब इसमें लास्ट में ही आपको ऑन दिख रहा है, तो ऑन दिख रहा है मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, जाहिर सी बात है कीटोन होगा,
तो कीटोन यानी ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। देखिए फिर एल्केन का भी पूछ लिया गया, एल्केन पूछा, एल्किन पूछा। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो CnH2n+2 किसमें, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में कौन क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद देता है। तो मैंने बताया था जो आपका इथेन हो गया, या फिर मिथेन हो गया, मिथेन इथेन, ये क्या है, क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन यानी कि सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट देता है क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, इथेन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए डैश वही होगी कि जो नीला लिटमस पल को, नीला लिटमस को लाल में चेंज कर देता है। मैंने क्या बताया था, अनिल ट्रिक बताया था, जो अम्ल होता है वो नीला को लाल कर देता है। यही तो पूछा जा रहा है, नीला को लाल कौन करेगा, अम्ल। मैंने अनिल वाला ट्रिक बताया था ना। तो यहाँ से देखिए 4 ऑप्शन में अम्ल कौन है, यही तो एसिड का काम करता है ना। COOH क्या होता है, एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा एक एसिड की तरह काम कर रहा है, एसिड एसिड फंक्शनल ग्रुप है ना, मतलब ये पूरा एसिड हो गया। और इसका नाम भी आप देख सकते हैं, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या कहा जा रहा है, 68 में आपसे कहा जा रहा, निम्न में से कौन सी जोड़ी अपरूपता की परिघटना दर्शाती है। आप जानते हैं अपरूप क्या होता है, आपका जो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है। तो ये दोनों क्या एक तरह का अपरूप को दर्शा रहा ना। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें क्या कहा जा रहा है, सुगंधित पदार्थ है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, जो एस्टर होता है वो आपका क्या है, सुगंधित पदार्थ है, मतलब ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 70, NaOH के साथ उपचार द्वारा एस्टर अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण में परिवर्तित होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब ऑन ट्रीटिंग विद NaOH द एस्टर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको बोला जाता है सैफोनिकेशन रिएक्शन, मतलब कि साबुनीकरण। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71। इसमें कहा जा रहा हमें 118, मतलब हमें जो है 118 तत्व ज्ञात है ना, हम लोग को पता क्या है कि 118 तत्व ज्ञात है। तो हमें एक ज्ञात 118 तत्वों में से कितने तत्व जो है वो नेचुरली पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 यानी 94 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके फलन होते हैं, किसके आवर्त फलन होते हैं। तो वो परमाणु संख्या का, मतलब एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण डैश के द्वारा, हेनरी मोजले। तो किसमें, हेनरी मोजले आपका ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जाए निम्न उपधातु, उपधातु वाला मैंने ट्रिक कितना मस्त बनाया था, तेरे गीत सबसे बासी और आसान, बताया था ना आपको। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन आता है, तेरे गीत सबसे बासी और आसान में सिलिकॉन आ रहा है ना, तो सिलिकॉन इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन 1 इसका जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है एक तत्व M आवर्त सारणी का 13वां समूह है, 13वां समूह में क्या होता है, इसका भी ट्रिक बताया था, बेटा मांगे सॉरी बैगन आलू गाजर इंथेला, ये बताया था ना ट्रिक। तो 13वां समूह में आपका ये सब आता है, बैगन आलू गाजर इंथेला, ठीक है। तो समूह में स्थित है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम को मैंने पकड़ लिया, तो इसका आप संयोजकता क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं ना। और जब आप क्लोरीन के साथ इसको करेंगे तो यहाँ एल्यूमिनियम होगा, इसका 3 संयोजकता होता है, इसका 1 क्रॉस से जब होता है तो AlCl3 बनता है। तो Al मुझे नहीं लेना है, ये इसकी जगह सभी को M मान लेना, तो MCl3 हो जाएगा, जाहिर सी बात है MCl3 हो जाएगा। किसमें MCl3, ऑप्शन 3 में। ये सारा कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ, तो ये तो आंसर की दे रहा हो, तो आंसर की मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। इसमें सिर्फ आपको आंसर मिलाना, आपको कितना सही हुआ, बाकी डिटेल में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया था। चलिए 76 की ओर चलते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फास्फोरस आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में स्थित है, इनमें से अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। मैंने क्या बताया था, जो एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, जो अधातु है वो आपका अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें नॉन मेटल कौन है, देखिए हमारा फास्फोरस ही तो नॉन मेटल है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, तत्व फ्लोरीन तथा क्लोरीन, ये 17 ग्रुप का आपका एलिमेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन इसमें भी है, आपको ट्रिक बताया गया था, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। इनमें से सबसे क्या लिखा हुआ है, यहाँ दिख नहीं रहा तो इंग्लिश में पढ़ देता है, एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन belongs to 17 group of periodic table, how many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shell। मतलब सबसे बाहरी कक्षा में, मान लीजिए फ्लोरीन क्लोरीन 17 ग्रुप का है, तो सबसे बाहरी कक्षा में इन दोनों के कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेगा, 287, तो लास्ट में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ये 78, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश सूत्र द्वारा निर्भर करती है, जहां परमाणु में कोषों की संख्या है। तो आप जानते हैं 2n² होता है, 2n² से ही तो हम लोग दिखाते हैं कि इस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कितना था, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79, आवर्त सारणी में एक आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या के बारे में सही कथन है। मैंने बताया था जब आप समूह में नीचे से ऊपर आएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन त्रिज्या जो है वो बड़ा होगा, और यदि आप आवर्त में जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो त्रिज्या घटेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा, आवर्त में बोला जा रहा, तो आवर्त में यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो त्रिज्या घटेगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा,
ऑप्शन 1 में दिख रहा है, ये बाएं से दाएं की ओर घटती जाती है, ठीक है, इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। न्यूलैंड के एस्टक नियम के अनुसार दो सदृश गुणों वाले तत्वों के बीच एक्स तत्व आते हैं, तो एक्स का मान क्या होगा, 6 होगा। मैंने आप लोग बताया था ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल ने किस तरह से आपको हेल्प किया वो आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके कि हाँ मैंने जो मेहनत किया आप लोग के लिए वो मेहनत आखिरकार काम आया हुआ है, ठीक है। और आप लोग भी शायद खुश होंगे, बहुत मुझे रिक्वेस्ट है कि आंसर की जल्दी से जल्दी दीजिए। मुझे क्वेश्चन पेपर जल्दी नहीं मिल पाया, जिसके कारण से मैं आंसर की अभी दे रहा हूँ। बाकी आपका जो मैथ्स का बचा, मेंटल एबिलिटी का बचा, और आपका बायोलॉजी का बचा, हो सकता है तो वो तीनों का हम लोग लाइव में डिस्कस कर लेंगे। लाइव में आ जाऊंगा और उसमें आपको आंसर की दे दूंगा, जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी, जैसे जैसे भी पॉसिबल होगा। जैसे ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहा हूँ ना, हो सकता है वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे दूँ, या फिर टाइम मिले तो मैं लाइव आकर आप लोग के साथ डिस्कस भी कर लूंगा, और उसका आंसर की भी दे दूंगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।